हेमंत सोरेन वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है। जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर भी बीजेपी झारखंड में नहीं जीत पाई। आपका यह विश्वास हम टूटने नहीं देंगे कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। पैसा मांगते हैं 1,36,000 करोड़। एमएम कांग्रेस और घोर परिवारवादी है। मैं कल्पना मुर्मू सोरेन वक्त सभी पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते और 5 महीनों के बाद जेल से बाहर और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हम झारखंड में एनआरसी बनाओ। झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी झारखंड विधानसभा के लिए 23 नवंबर को हुई मतगणना के बाद नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर से झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन चुकी है और 28 नवंबर को एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हालांकि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बात बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए गठबंधन की करें तो इनका प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा। पिछली बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी और अकेले 25 सीटें जीत कर आई थी, लेकिन इस बार आजसू और एनडीए के घटक दलों के साथ लड़ने के बावजूद भी बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई। हालांकि झारखंड में मुख्य रूप से मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही था। पिछले चुनाव में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बनाई थी। हालांकि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आक्रामक कैंपेन किए। जेएमएम वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है। आगे नेताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी मात्र 21 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई। तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है और आखिर लोग जितनी उम्मीद कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर भी बीजेपी झारखंड में नहीं जीत पाई, तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? हालांकि बीजेपी के हार का मुख्य कारण बताया जाता है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा दिए बिना ही चुनाव लड़ा था और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो इन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा। जिस आशा उम्मीद हमारे इंडिया गठबंधन के ऊपर राज्य की जनता ने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय में आपका यह विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। हालांकि बीजेपी के पास हेमंत सोरेन के सामने बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा बताए जाते हैं और आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा ने अपनी राजनीति की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही की थी और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं। वहीं बात बाबूलाल मरांडी की करें तो ये वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि वह झारखंड के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और 2006 में बीजेपी से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा बनाई थी, लेकिन 2020 में इन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर लिया था। कि आज बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी और उनके साथ आए हुए हजारों लाखों झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं का स्वागत भी। वहीं एक बात और बताई जाती है कि बीजेपी की स्टेट यूनियन के बजाय सेंट्रल लीडरशिप ने अपने हाथों में इस चुनाव को लिया था। हालांकि सेंट्रल लीडरशिप ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा लेकिन नतीजे इसके पक्ष में नहीं रहे। हालांकि बीजेपी के लिए एक सामान्य धारणा है कि यह एक कैडर आधारित पार्टी है। बीजेपी ने पिछले कई चुनाव में बिना सीएम के चेहरे के ही चुनाव लड़े और जीते भी, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़े और वहाँ जीते भी। बिना सीएम के चेहरे का चुनाव लड़ना बीजेपी की एक सामान्य रणनीति है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। झारखंड में आदिवासियों की आबादी लगभग 27% है, जिसके चलते विधानसभा में आदिवासियों के लिए 28 सीटें रिजर्व है। 2019 के चुनाव में जेएमएम ने 26 सीटें जीती थी और इस बार के चुनाव में जेएमएम ने रिजर्व 28 सीटों में से ज्यादा में जीती या तो बढ़त हासिल। कुछ लोगों का कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार आने से आदिवासी राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। आदिवासियों ने हेमंत सोरेन पर लगातार भरोसा जताया है और वो उन्हें सर्वमान्य नेता मानते हैं। हालांकि 2024 में हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले केस में जेल जाना पड़ा
और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बीजेपी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया। देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये सरकार दलाल और बिचौलिया लोग चला रहे हैं। इस सरकार को पूरी तरह से हेमंत सोरेन ने दलाल और बिचौलियों के हाथों गिरवी रख दिया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद इनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में एक्टिव हुई और इन्होंने जेएमएम के लिए प्रचार करना शुरू किया और इनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटती थी। आज हेमंत सोरेन जी हर मंच से, हर प्लेटफॉर्म से चिट्ठी लिख हम लोग पैसा मांगते हैं। 1,36,000 करोड़ पैसा है। बीजेपी ने इसकी इस एक्टिविटी को परिवारवाद से जोड़ा। दुश्मन है और वो है परिवारवाद। जेएमएम कांग्रेस आज घोर परिवारवादी है और भ्रष्टाचार के साथ साथ परिवारवाद को अपने मुद्दों में शामिल किया। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से चुनाव जीत गई। मैं कल्पना मुर्मू सोरेन जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सोरेन की पहचान हेमंत सोरेन की पत्नी के रूप में थी, लेकिन अब वह पार्टी की एक महत्वपूर्ण नेता बन चुकी थी। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का संयुक्त रूप से प्रचार करना जेएमएम को लाभ पहुंचाने वाला साबित हुआ। जेपी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन इस जोड़ी की लोकप्रियता को मात नहीं दे पाए। कि हेमंत सोरेन की कथित भ्रष्टाचार को लेकर सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में एक बड़ा मुद्दा था। भ्रष्टाचार पर वोट देना अब लोगों के लिए सामान्य हो चुका है क्योंकि लगभग सभी पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते और जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने इसे सहानुभूति के रूप में भुनाया, जिससे इसके वोट बैंक पर कोई असर नहीं हुआ। आप सबको पता चल ही चुका है कि कानूनी रूप से मैं अब विगत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया। हालांकि जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहे और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना। शायद इन्हीं कुछ कारणों से चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद इसका माननीय प्रधानमंत्री का विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है और वो एक महत्वपूर्ण संथाल आदिवासी नेता हैं। झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेताओं में से एक माने जाते हैं। कोल्हान क्षेत्र में झारखंड के 3 जिले और 14 विधानसभा सीटें हैं। 19 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र में क्लीन स्वीप किया था। इस बार के चुनाव में बीजेपी को चंपई सोरेन से बड़ी उम्मीद थी। हालांकि इन्होंने अपनी सीट से यानी कि सरायकेला सीट से जीत हासिल की है। इस चुनाव में एनडीए को 3 सीटें मिली है, जबकि 11 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। चंपई सोरेन के आने से बीजेपी को लाभ तो हुआ है, ये अपनी सीट भी जीत गए, लेकिन इनके कद के हिसाब की जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल सकी। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी चुना था। बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। चुनाव घुसपैठियों को लात मार के भगाने का ये रास्ता से हम झारखंड में एनआरसी बनाऊंगा। इसके बाद हर सभा में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया। अमित शाह ने एक चुनावी सभा के दौरान जनता से कहा था कि फिर से झारखंड की सरकार बदल दीजिए, हम वादा करते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भेजने का काम करेंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी हमारी सभ्यता को नष्ट कर दिए हैं, संपत्ति को हड़प रहे हैं। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ, झारखंड सरकार बदल दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम। अमित शाह के इस टिप्पणी पर बांग्लादेश ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी शुरू से ही गलत लाइन पे चली गई। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी केवल अवैध घुसपैठ और संथाल परगना में डेमोग्राफी का मुद्दा उठा रही थी और आदिवासियों का वोट बैंक जेएमएम के लिए एक मजबूत वोट बैंक साबित हुआ। देशी घुसपैठ वाले मुद्दे को यहाँ के आदिवासी गैर जरूरी वाला मुद्दा समझते हैं। बताया जाता है कि झारखंड में संथाल परगना की 6 जिलों के वोटरों के हाथों में झारखंड राज्य की सत्ता की चाबी होती है। में जो भी बढ़त बनाता है उसे सरकार बनाने में काफी मजबूती होती है। क्षेत्र को बीजेपी ने जीतने की पूरी कोशिश की थी। बीजेपी ने अपने गठबंधन में शामिल अन्य दूसरे पार्टियों के दलों के नेताओं से भी बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उनका भी प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा।
ने 8 ऐसे नेताओं को टिकट दिए थे जो दूसरी पार्टियों से आए थे और उनमें से 5 चुनाव हार गए। हारने वालों में मुख्य रूप से हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा शामिल हैं। सहयोगी पार्टी आजसू है, उन्होंने भी कांग्रेस से आने वाले 2 नेताओं को टिकट दिए थे और वो भी चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव में नई पार्टी JLKM ने भले ही सीट न जीती हो, लेकिन इन्होंने NDA का खेल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वहीं उन्होंने 34 सीटों पर JMM की जीत में अहम भूमिका निभाई, जहां उसने तीसरे नंबर पर रहकर NDA का वोट काट दिया। यहां तक कि NDA की जीती हुई 24 सीटों में से 9 सीटों पर JLKM तीसरे नंबर पर और आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश